शहर में रहने वाला बेटा और बहू जब गांव आए तो उनकी नज़र माँ के पुराने भारी गहनों पर थी। वे चाहते थे कि माँ उन्हें बेचकर शहर में एक नया फ्लैट लेने में मदद करे। माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी लोहे की तिजोरी खोली। वहाँ कोई आधुनिक डायमंड नेकलेस नहीं थे, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे भारी हंसुली, कंगन और एक पुराना सोने का हार था। माँ ने उन गहनों को हाथों में लेते हुए कहा, यह हार मेरी सास ने मुझे दिया था जब इस घर में बड़ी मुसीबत आई थी, ताकि मेरा हौसला बना रहे। ये कंगन सिर्फ सोना नहीं, तुम्हारी दादी का आशीर्वाद है। बेटे को एहसास हुआ कि उन गहनों की कीमत बाजार के भाव से नहीं, बल्कि उस परंपरा से है जो उसकी माँ ने सहेज कर रखी थी। माँ ने वे गहने अपनी बहू को सौंप दिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि इन्हें कभी बेचा नहीं जाएगा, बल्कि मुसीबत में पड़े किसी अपने की मदद के लिए हिम्मत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बहू के हाथों में वे भारी कंगन और पुराना हार रखते हुए माँ की आंखों में एक अजब सी चमक थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी और जिम्मेदारी दोनों सौंप दी हो। शहर पहुंचने के बाद बहू ने उन गहनों को लॉकर में रखने के बजाय अपने कमरे की एक छोटी सी अलमारी में सजा दिया। उसे अब वे गहने पुराने फैशन के नहीं, बल्कि उस घर की नींव लग रहे थे। कुछ महीनों बाद शहर में उनके एक करीबी रिश्तेदार के घर में अचानक स्वास्थ्य संबंधी संकट आ गया। अस्पताल का बिल इतना बढ़ गया कि उनके पास पैसे कम पड़ने लगे। बेटा परेशान था और अपनी बचत का हिसाब लगा रहा था। तभी बहू ने माँ का दिया वह भारी सोने का हार निकाला। बेटे ने चौंक कर कहा, पर माँ ने तो इसे बेचने से मना किया था। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ ने कहा था कि इन्हें बेचना नहीं है, लेकिन मुसीबत में हिम्मत की तरह इस्तेमाल करना है। आज किसी की जान बचाना ही इस हार की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। उन्होंने उस हार को गिरवी रखकर अपनों की मदद की। जब माँ को यह बात पता चली तो वे शहर आईं। बेटा डर रहा था कि माँ नाराज होंगी कि उन्होंने पुश्तैनी गहनों को बाहर निकाला, लेकिन जब माँ घर पहुँची तो उन्होंने बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, सोना तो सिर्फ पीली धातु है बेटा, असली पुश्तैनी गहना तो वह संस्कार हैं जो दूसरों का दुख समझ सके। आज तुमने इस हार की चमक दुगनी कर दी। माँ के उस छोटे से गांव के घर के गहनों ने शहर के उस आधुनिक फ्लैट में एक नई रूह फूंक दी थी। बहू ने तय किया कि वह इन गहनों को केवल अलमारी में बंद नहीं रखेगी, बल्कि हर बड़े पारिवारिक उत्सव पर इन्हें गर्व से पहनेगी, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी जड़ों और उन कहानियों से जुड़ी रहें। समय बीतता गया और उन पुश्तैनी गहनों की चमक अब केवल अलमारी तक सीमित नहीं रही। अनन्या आज के दौर की लड़की थी, जो विदेशों में पढ़ी थी और आधुनिक डिज़ाइनों की शौकीन थी। जब शादी की खरीदारी शुरू हुई तो उसने बड़े शोरूम से हीरे के गहने चुनने की बात की।
एक शाम उसकी माँ ने पुराने संदूक से वही हंसुली और भारी कंगन निकाले जिन्हें दादी ने बरसों पहले सौंपा था। अनन्या ने उन्हें देखा और झिझकते हुए कहा, माँ, ये बहुत भारी और पुराने स्टाइल के हैं। मेरी मॉडर्न ड्रेस के साथ ये कैसे लगेंगे? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हीरा चमकता है, लेकिन ये गहने बोलते हैं। इनमें तुम्हारी परदादी की दुआएं और उस वक्त की हिम्मत है जब परिवार के पास कुछ नहीं था। अनन्या ने उन गहनों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ धातु नहीं, उसके परिवार की जड़ें हैं। उसने एक अनोखा फैसला किया। उसने शहर के सबसे बेहतरीन कारीगर को बुलाया और गहनों को तोड़ने के बजाय उन्हें रीडिज़ाइन करवाया। उस पुराने भारी हार के बीच में एक छोटा सा आधुनिक पेंडेंट लगवाया। कंगनों की चमक को पॉलिश करवाकर उन्हें एक विंटेज लुक दिया। शादी के दिन जब अनन्या उन पुश्तैनी गहनों को पहनकर तैयार हुई तो वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। गांव से आई बूढ़ी दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पोती के माथे को चूमा। अनन्या ने झुककर दादी के कान में कहा, दादी, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ इस पूरे खानदान का आशीर्वाद चल रहा है। शादी के बाद अनन्या और उसके पिता ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने उन गहनों की प्रेरणा से एक छोटा सा ट्रस्ट बनवाया। इसका नाम रखा गया अम्मा की पोटली। इस ट्रस्ट का उद्देश्य उन बुजुर्ग महिलाओं की मदद करना था जिनके पास अपना कोई सहारा नहीं था। पुश्तैनी गहनों ने न केवल एक पोती का श्रृंगार किया, बल्कि अब वे गांव की कई बेसहारा माताओं के लिए रोटी और छत का जरिया बनने लगे। समय के साथ अम्मा की पोटली केवल एक ट्रस्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बन गया। गांव की वह बूढ़ी माँ जिन्होंने कभी सड़क किनारे चाय बेचकर अपने बेटे को इंजीनियर बनाया था, अब हजारों बेसहारा महिलाओं के लिए अम्मा बन चुकी थी। दादी अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। एक दिन शहर से पोती अनन्या और बेटा घर आए। उन्होंने गांव के पुराने घर के पीछे वाली ज़मीन पर एक कौशल केंद्र की नींव रखी। अनन्या ने एक अनोखा विचार रखा। उसने उन पुश्तैनी गहनों की डिज़ाइन को पीतल और अन्य धातुओं पर इमिटेशन ज्वेलरी के रूप में तैयार करवाया। इसका नाम रखा गया दादी की विरासत कलेक्शन। गांव की विधवा और ज़रूरतमंद महिलाएं इन गहनों को अपने हाथों से बनाती थी। इन गहनों की मांग विदेशों तक पहुंच गई, क्योंकि इनके पीछे एक माँ के संघर्ष की सच्ची कहानी थी। एक शांत शाम को जब सूरज ढल रहा था, दादी ने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से वह आखिरी सोने की अंगूठी निकाली जो उन्होंने अब तक अपने पास रखी थी। उन्होंने इसे अपनी बहू के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, असली पुश्तैनी गहना वह नहीं जो शरीर पर सजे, बल्कि वह है जो किसी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। आज मेरा यह गहना हजारों हाथों में चमक रहा है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। उसी रात दादी ने अपनी अंतिम सांस ली।
पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन कोई रो नहीं रहा था। हर महिला के गले में वही विरासत कलेक्शन का धागा था जो उन्हें आत्मनिर्भर बना चुका था। आज वह इंजीनियर बेटा रिटायर हो चुका है, लेकिन वह हर साल गांव आता है। शहर के उस बड़े फ्लैट से ज़्यादा सुकून उसे गांव के उस अम्मा आश्रय में मिलता है। वहाँ दीवारों पर दादी की तस्वीर के साथ वे पुश्तैनी गहने एक कांच के फ्रेम में सजे हैं, लेकिन अब वे संपत्ति नहीं बल्कि प्रेरणा के प्रतीक हैं। समय का चक्र घूमता रहा और अम्मा की पोटली अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका था। मीरा ने अपने परिवार की सफलता देखी थी, लेकिन उसने अपनी परदादी को कभी नहीं देखा था। उसके लिए वे पुश्तैनी गहने सिर्फ एक म्यूजियम का हिस्सा थे। अनन्या ने एक दिन मीरा को उस कांच के फ्रेम के पास बुलाया जहां परदादी के असली सोने के गहने रखे थे। उसने कहा, मीरा, ये गहने अब सिर्फ हमारे परिवार के नहीं हैं, ये उन संघर्ष का प्रतीक हैं जिसने हजारों महिलाओं को रोजगार दिया। अब इन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मीरा ने उन भारी गहनों को छुआ। उसे लगा जैसे उन ठंडे गहनों में आज भी दादी की ममता की गर्माहट बची है। उसने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। मीरा ने तकनीक का सहारा लिया। उसने ब्लॉकचेन और डिजिटल सर्टिफिकेट्स के जरिए हर उस गहने की कहानी को दर्ज किया जो गांव की महिलाएं बनाती थी। अब जब भी कोई दुनिया के किसी भी कोने में अम्मा की पोटली का एक छोटा सा कंगन खरीदता तो उसे एक QR कोड मिलता। उसे स्कैन करते ही उस बूढ़ी माँ की आवाज़ और उस कारीगर महिला की कहानी सुनाई देती जिसने उसे बनाया था। गांव अब पिछड़ा नहीं रहा था। इंजीनियर बेटे ने अपनी पूरी रिटायरमेंट की राशि और अनन्या के ट्रस्ट के फंड से गांव में एक विरासत अस्पताल बनवाया। हैरानी की बात यह थी कि इन अस्पताल की दीवारों का रंग और डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा दादी की उस पुरानी हंसुली और कंगन की नक्काशी थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला जो कभी दादी के साथ सड़क पर चाय बेचती थी, उस अस्पताल में इलाज कराने आई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और अपनी धुंधली आंखों से उसे देखते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी परदादी से मिलती है। बस फर्क इतना है कि वह सोना अपनी पोटली में रखती थी और तुमने उस सोने को पूरे गांव की खुशहाली बना दिया। वह पुश्तैनी गहना जो कभी एक छोटे से संदूक में बंद था, अब एक अस्पताल की छत, एक स्कूल की दीवार और हजारों चूल्हों की आग बन चुका था। इंजीनियर बेटा अब बूढ़ा हो चला था। वह रोज शाम को अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठता और मुस्कुरा कर कहता, माँ, देखो, आपके गहनों की चमक आज सूरज से भी तेज है। अस्पताल के प्रसूति कक्ष में एक गरीब महिला ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। वह महिला बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे और घर में तंगी थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी बच्ची को एक सुरक्षित भविष्य नहीं दे पाएगी। तभी मीरा उस कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा
मखमली डिब्बा था। उसने वह डिब्बा उस माँ को देते हुए कहा, यह अस्पताल की परंपरा है। यहाँ जन्म लेने वाली हर पहली बच्ची को अम्मा का आशीर्वाद मिलता है। जब डिब्बा खुला तो उसमें सोने का एक बहुत छोटा सा नन्हा लॉकेट था। यह कोई नया गहना नहीं था, बल्कि परदादी के उसी पुराने भारी हार के एक छोटे से हिस्से को पिघलाकर बनाया गया था। उस गरीब माँ की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने उसे समझाया, यह सिर्फ सोना नहीं है, यह उस बूढ़ी माँ की हिम्मत का हिस्सा है जिन्होंने कभी सड़क किनारे चाय बेचकर अपने बेटे को बड़ा किया था। यह लॉकेट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेली नहीं हो, पूरा परिवार अम्मा तुम्हारे साथ है। इंजीनियर बेटा अपने पोते पोतियों के साथ मिलकर एक वर्चुअल म्यूज़ियम तैयार कर रहा था। वहाँ एक पुरानी रिकॉर्डिंग बजती थी जिसमें बूढ़ी माँ की आवाज़ सुनाई देती। गहना वह है जो मुसीबत में ढाल बन जाए। लोग दुनिया भर से अपनी पुरानी पुश्तैनी चीज़ें इस ट्रस्ट को दान करने लगे ताकि उनसे होने वाली कमाई से गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। एक शाम इंजीनियर बेटा उसी पुरानी सड़क के किनारे जाकर बैठा जहाँ उसकी माँ चाय बेचती थी। अब वहाँ कोई कच्ची दुकान नहीं, बल्कि एक शानदार विरासत गेट बना था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ भारी है। उसने हाथ डाला तो देखा वही पुरानी चांदी की हंसुली का एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पड़ा था। उसे याद आया कि माँ कहती थी, बेटा, जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतना ही ऊंचा जाएगा। आज उस गांव का नाम बदलकर अम्मापुरम रख दिया गया है। वहाँ के हर घर की बेटी के पास एक छोटा सा गहना है जो उसे यह एहसास दिलाता है कि वह कमज़ोर नहीं है। पुश्तैनी गहने अब केवल तिजोरी की शोभा नहीं रहे, बल्कि वे आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गए हैं। बूढ़ी माँ के वे पुश्तैनी गहने अब अमर हो चुके हैं, सोने के रूप में नहीं, बल्कि उन हजारों चेहरों की मुस्कुराहट के रूप में जिन्हें उन गहनों ने एक नई जिंदगी दी। इंजीनियर बेटा, जो अब बहुत वृद्ध हो चुका था, अपनी अंतिम इच्छा के रूप में गांव के उस पुराने स्थान पर गया जहां उसकी माँ की छोटी सी चाय की दुकान हुआ करते थे। उसके साथ उसकी पोती मीरा और परपोता आर्यन भी थे। इंजीनियर बेटे ने कांपते हाथों से उस जमीन की मिट्टी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हें एक आखिरी राज बताता हूँ। माँ ने जब मुझे शहर पढ़ने भेजा था तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी चूड़ियों में से एक को इसी मिट्टी में दबा दिया था। आर्यन और मीरा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, पर क्यों दादाजी? उन्होंने उसे बेचा क्यों नहीं या आपको क्यों नहीं दिया? दादाजी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि जिस मिट्टी ने हमें भूखा नहीं सोने दिया, उस जमीन का कर्ज चुकाना जरूरी है। यह चूड़ी इस मिट्टी की अमानत है ताकि यहाँ की बरकत कभी कम ना हो। उस जगह पर कोई बड़ा मॉल या बंगला नहीं बनाया गया। इसके बजाय वहाँ एक विरासत पुस्तकालय बनाया गया। इस पुस्तकालय की खासियत यह थी कि इसकी नींव में वही मिट्टी डाली गई जहाँ वह पुश्तैनी चूड़ी दबी थी।
यहाँ केवल किताबें नहीं थी, बल्कि उन सभी माताओं की कहानियाँ डिजिटल रूप में सुरक्षित थी, जिन्होंने अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया। हर साल अम्मापुरम में एक उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन गांव की हर महिला अपने पास मौजूद उस छोटे से पुश्तैनी गहने को पहनती जो अम्मा की पोटली से उसे मिला था। पूरा गांव एक सुनहरी रेखा की तरह चमकने लगा। यह चमक अमीरी की नहीं, बल्कि एकता की थी। एक रात इंजीनियर बेटे ने अपनी आंखें मूंदने से पहले खिड़की से बाहर देखा। उसे दूर पहाड़ पर चमकता हुआ विरासत अस्पताल और कौशल केंद्र दिखाई दिया। उसे लगा जैसे उसकी माँ हवाओं में गुनगुना रही हैं, बेटा, मेरे गहने अब सुरक्षित हाथों में हैं। वह पुश्तैनी गहना जो एक साधारण बूढ़ी माँ के संदूक से निकला था, अब एक विचार बन चुका था। गहने घिस जाते हैं, सोना पिघल जाता है, लेकिन त्याग और ममता की चमक कभी कम नहीं होती। आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो उसे हवाओं में चाय की सौंधी खुशबू और गहनों की खनक सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि असली विरासत वह है जो हम दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। एक दिन आर्यन के पोते ने पूछा, दादाजी, क्या वे असली पुश्तैनी गहने अभी भी मौजूद हैं? आर्यन उसे गांव के उस पुराने पुस्तकालय के तहखाने में ले गया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की मेज पर वही लोहे की तिजोरी रखी थी जो कभी बूढ़ी माँ की हुआ करती थी। जब तिजोरी खुली तो वह खाली थी। बच्चा चौंक गया। सोना कहाँ गया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह सोना तो अब इस गांव की सड़कों में बिछ गया है, अस्पतालों की मशीनों में धड़क रहा है और उन बच्चों की किताबों के पन्नों में चमक रहा है जो अब अनाथ नहीं हैं। यहाँ सिर्फ वह एहसास बचा है जिसने उस सोने की कीमती बनाया है। अम्मापुरम की इस पहल को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने विरासत कानून बनाया। लोग अब अपने पुराने गहनों को केवल बैंक लॉकर में बंद नहीं रखते थे, बल्कि उनका एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान करने लगे। इसे नाम दिया गया। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि जब भी कोई रात के सन्नाटे में उस पुराने चाय के ठिकाने से गुजरता है तो उसे एक धीमी खनक सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वह अम्मा के उन पुश्तैनी कंगनों की आवाज़ है जो आज भी गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। आर्यन के परपोते ने एक विरासत संग्रहालय बनाया, लेकिन वहाँ कोई भौतिक गहना नहीं था। वहाँ केवल होलोग्राम थे। जब कोई उन होलोग्राम्स को छूता तो उसे उस धातु की ठंडक नहीं, बल्कि दादी की ममता की गर्माहट महसूस होती। वहाँ एक विशेष सेंसर लगा था जो छूने वाले के दिल की धड़कन पढ़ लेता और उसे वही कहानी सुनाता जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती। अब दुनिया में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग अपने बच्चों को जन्मदिन पर महंगे गैजेट्स देने के बजाय एक मिट्टी का सिक्का देने लगे। यह सिक्का उसी मिट्टी से बना था जहाँ
अम्मा की पहली चूड़ी दबी थी। यह इस बात का प्रतीक था कि आप कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, अपनी जड़ों को कभी न भूलें। गांव की एक पुरानी लोक कथा बन गई कि जब भी अम्मापुरम पर कोई संकट आता, चाहे वह सूखा हो या कोई महामारी, हवाओं में एक पुरानी हंसुली की खनक सुनाई देती। लोग कहते कि अम्मा आज भी अपने बच्चों को लोरी सुना रही हैं और उनकी रक्षा कर रही हैं। एक छोटी सी बच्ची अपनी स्लेट पर कुछ लिख रही है। उसके गले में सोने का नहीं बल्कि धागे में पिरोया हुआ एक पुराना तांबे का टुकड़ा है, जो उसी पुश्तैनी तिजोरी के हैंडल का हिस्सा था। वह बच्ची अपनी सहेली से कहती है, पता है, यह मेरा सबसे कीमती गहना है। मेरी माँ कहती हैं कि इसमें अम्मा का आशीर्वाद है, जो मुझे कभी हारने नहीं देगा। बूढ़ी माँ के पुश्तैनी गहनों की यात्रा अब एक अमर ऊर्जा में बदल चुकी थी। वे गहने अब तिजोरी में नहीं थे, वे न्याय में थे। वे अब बाजार में नहीं थे, वे परोपकार में थे। वे अब सोने के नहीं थे, वे इंसानियत के नूर के थे। वह पुश्तैनी खजाना अब किसी के पास नहीं था और फिर भी वह हर किसी के पास था। तो दोस्तों, मेरी कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।